हेलो बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है। और सीएआईबी का एग्जाम अब नजदीक है। सो अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें सीएआईबी का पूरा पेपर तैयार करना है, चारों पेपर्स को, उसके लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं सीएआईबी एग्जाम फुल स्ट्रेटजी के साथ। सो दोस्तों, अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उन क्वेश्चंस को जो आपके दिमाग में रहते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा इलेक्टिव पेपर, देखिए नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा इलेक्टिव पेपर इंपॉर्टेंट है, विच इलेक्टिव पेपर इज मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफिकल्ट, कौन सा इलेक्टिव पेपर आसान है और कौन सा कठिन है, तो हमें कौन सा चुनना चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। विच सब्जेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हाउ वी स्टार्ट प्रिपरेशन टू क्वालिफाई सीएआईबी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैनी मोर। बहुत सारे प्रश्न है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो पेपर होता है सीआईबी का, वो 5 पेपर होते हैं। 4 कंपलसरी पेपर होते हैं और एक हमें कोई ऑब्जेक्टिव या इलेक्टिव पेपर हमें प्रोवाइड दिया जाता है, एक इलेक्टिव पेपर क्वालिफाई करना होता है। 4 कंपलसरी पेपर में आपका जो पहला पेपर है वो है एबीएम, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। कौन सा है दोस्तों? एबीएम, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। दूसरा है बैंक रेगुलेशन बिजनेस लॉ। तीसरा है एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जो चौथा पेपर है, चलिए कोई बात नहीं, सेकंड पेपर आपका बीएफएम है और चौथा पेपर आपका कौन सा है दोस्तों? बीआरबीएल। ठीक है, ये आपके 4 पेपर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये आपका पेपर है। तो ये 4 पेपर्स की आपको तैयारी करनी है और हर एक पेपर में 4-4 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 4 मॉड्यूल हर एक पेपर में है, 4 मॉड्यूल हर एक पेपर में है। सो इन 4 मॉड्यूल्स को आपको कवर करना है, हर एक पेपर में 4 मॉड्यूल्स को आपको क्या करना है? कवर करना है। ठीक, तो कुल मिला के 4 चौके 16 मॉड्यूल हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि सीएआईबी का एग्जाम है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आप फॉलो करें कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट को चुने, तो सबसे पहले आपको बीएफएम पढ़ना चाहिए, जैसा कि हम मान के चलते हैं। अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं, एबीएफएम, क्योंकि यहां पे यूनिट्स कम है, फिर एबीएम और फिर बीआरबीएल। तो ये 4 क्रम दिया गया है और नॉर्मली इसी क्रम को फॉलो भी करते हैं प्रिपरेशन के समय। सो अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा कम टाइम बचा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी देख लीजिए जिसमें आपको आसानी हो, जिससे आप अच्छी तरह से कवर कर पाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब देखिए, हमने सब्जेक्ट तो चुन लिए, हमने क्रम भी समझ लिया। अब क्रम समझने के बाद हमें हर एक जो पेपर है हमारा, चाहे वो एबीएम हो, चाहे वो बीएफएम हो, चाहे वो एबीएफएम हो, चाहे बीआरबीएल हो, चारों पेपर में आप अगर देखेंगे तो लगभग सबके पास समान यूनिट्स हैं। बस एक ही पेपर ऐसा है एबीएफएम जहां पे सबसे कम यूनिट्स आपको देखने को मिलती है, 25। सो एडवांस बैंक मैनेजमेंट में आपको टोटल 32 यूनिट्स कवर करनी है, बीएफएम में आपको 31 यूनिट्स कवर करनी है, और अगर आप देखते हैं एबीएफएम तो यहां पे आपको 25 यूनिट्स कवर करनी है और बीआरबीएल में 34। सो सिर्फ एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कम यूनिट्स हैं, अदरवाइज सभी जगह पे पर्याप्त और मतलब एवरेज देखा जाए तो बराबर ही यूनिट है। सो इतनी यूनिट्स आपको कवर करनी है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारा इलेक्टिव पेपर हमें जो दिए गए हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रूरल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अब जितने भी दोस्त हमारे कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो 100% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही देना चाहिए, या वो एचआरएम में से भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं वो एचआरएम में ही करते हैं और एचआरएम को शायद मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि क्वालिफाई करना भी आसान होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो रूरल बैंकिंग को दी जाती है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट अगर आप देखें जो जून का एग्जाम है, मई जून 2024 का, वहां पे रूरल बैंकिंग में थोड़ा सा पेपर बहुत स्टैंडर्ड आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कम लोग क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन हर बार एक ही जैसा पेपर बने, स्ट्रिक्ट बने, ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल बैंकिंग भी एवरेज यूनिट के साथ है ना, एवरेज सिलेबस है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो क्रम है, मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर्स वाले हैं वो इसी क्रम को, इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दें या एचआरएम, इन दोनों में से कोई एक चुन लें। एचआरएम सबसे ज्यादा लोग देते हैं, उसके बाद रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अब जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, देखिए पढ़ना आपको, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे जो क्रम है, जब सबसे ज्यादा लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उस क्रम में मैंने आपको ये अरेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नाउ
HRM अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या फायदा है? HRM जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वहां से आपका कुछ सिलेबस ओवरलैप करेगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहां पे आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, 5 मॉड्यूल्स कवर करने पड़ेंगे। रूरल बैंकिंग फैक्ट बेस है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, नाबार्ड की जो चीजें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए लेटेस्ट अपडेशन के साथ। सो फैक्ट बेस है, सम टॉपिक ओवरलैप फ्रॉम द कंपलसरी सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, 4 मॉड्यूल कवर होते हैं और न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने कहा था कंप्यूटर्स बैकग्राउंड वाले के लिए सबसे बेस्ट है, जो चुन सकते हैं, है ना। स्कोरिंग फॉर आईटी बैकग्राउंड कैंडिडेट्स, शॉर्ट सिलेबस, डिफिकल्ट फॉर नॉन आईटी, जो नॉन आईटी वाले उनको शब्द में फंस जाएंगे, है ना, इसलिए नॉन आईटी वाले इस पे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाता है सेंट्रल बैंकिंग, फैक्ट बेस है, नो ओवरलैप, कंपलसरी सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा अलग है, आरबीआई की रिगार्डिंग पूरी चीजें यहां पे लिखी हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, कंटेंट ओवरलैप होता है बीएफएम के साथ, मॉड्यूल बी, ठीक है, बीएफएम का मॉड्यूल बी, तो ये एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। अब देखिए न्यूमेरिकल वाले पार्ट आपको सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट में ही मिलेगा इलेक्टिव सब्जेक्ट में। रूरल बैंकिंग में आपको कुछ ही न्यूमेरिकल मिलते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बट फैक्ट बेस है। तो फैक्ट बेस एक रूरल बैंकिंग है और दूसरा आपका सेंट्रल बैंकिंग, ये दोनों फैक्ट बेस हैं दोस्तों। और आईटी बैकग्राउंड के लिए आईटी टर्म्स का सबसे ज्यादा यूज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब देखो सब में अगर आप देखो तो सबसे आसान मुझे बचा क्या? एचआरएम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एचआरएम पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब इनमें से आप चुन सकते हैं, मैंने इनकी बारीकी भी आपको बता दी है कि कौन सी बारीकी यहां पे यूज की गई है, जिससे कि आप आसानी से अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम दे दूं, उसके 10 दिन के अंदर पढ़ के क्वालिफाई कर दूं, 60% चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाए 55+ मार्क्स के साथ। लेकिन जैसे पिछली बार रूरल बैंकिंग में हुआ, एकदम थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आ गया, तब वहां पे आप थोड़ा सा थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होता और आता एग्जाम में सिलेबस से ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही हमें सिलेक्ट करना है अपना इलेक्टिव। स्ट्रेटजी टू फॉलो, स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता दी है, सबसे पहले बीएफएम, फिर एबीएफएम, एबीएम और बीआरबीएल, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कि मैं नहीं, जितने भी टीचर होंगे या जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी आपको यही सलाह देंगे। और हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट इज पावर। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसके एमसीक्यूज के आधार पे उसको समझ नहीं सकते और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रेंज से प्रोवाइड किया जाता है, ना कि टॉपिक से। फिर आपको प्रैक्टिस अपनी करनी, एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज के आधार पे आपको प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल का पार्ट भी आपको कवर करना है। और CAIIB में एक और नई चीज जो ऐड की गई है वो ये है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दी जाएंगे जिसके ऑप्शन ही नहीं होंगे, यानी आप सॉल्व करेंगे और फिर उस बॉक्स में वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर 0.0666 आया तो वहां पे 0.0666 आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगर आपने सॉल्व किया उसका आंसर सही या गलत है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी केस स्टडी और प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल के पार्ट पे भी आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात करें सक्सेस पाथ क्या कहता है, सक्सेस पाथ सिंपल आसान शब्दों में बताता है कि कवर ऑल सब्जेक्ट यूनिट वाइज प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज की। प्रीवियस ईयर और रिकलेक्टेड क्वेश्चन सेम थिंग होता है, इसको आप तैयार करिए जिससे आपको रेंज पता चलेगी। कंप्लीट मॉक टेस्ट आप और केस स्टडी न्यूमेरिकल बेस्ड, जो भी क्वेश्चन जहां पे मिले वहां से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, यानी फुल मॉक आपको मिले वहां से मॉक अटेम्प्ट करिए। यही आपका एक क्रम होना चाहिए प्रिपरेशन का। सबसे पहले मैंने नॉलेज को गेन किया, फिर मैंने यूनिट वाइज अपनी नॉलेज को चेक किया, देन कैसा पेपर आता वो चेक किया, फिर मैंने ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस कैसा है मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये 4 स्टेप हैं। ये सक्सेस पाथ का मतलब है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और इसी क्रम में आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्या है, अगर हम बात करें इफेक्टिव प्रिपरेशन क्या कहती है, सबसे पहले थ्योरी एंड कंसेप्ट, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही सेम थिंग है। सो ये आपकी एक स्ट्रेटजी होगी जहां पे इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को कंक्लूड करेंगे और 24 से आप अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। सो यही प्रिपरेशन है जिसको आपको तैयार करनी है और JAIB CIB वाला आपको हैप्पी दिवाली का गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन और सक्सेस की शुभकामनाएं करके सर। और यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आप सभी के लिए जो
दीपावली डिस्काउंट ऑफर है वो तो है ही है, प्लस अगर आप दिवाली कोड का यूज करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है हमारे महापैक पे। महापैक हम क्यों पढ़ते हैं? महापैक हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन होता है जहां पे आपको सभी चीजें एक साथ कॉन्क्लूड मिल जाती हैं, चाहे वो हमारा कंसेप्ट यानी फाउंडेशन बैच हो, कंसेप्ट यानी फाउंडेशन बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो हमारा एमसीक्यू बैच हो, है ना, चाहे वो हमारा केस स्टडी बैच हो, सब कुछ एक साथ सभी बैच आपको मिल जाते हैं। सभी नोट्स आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाती हैं। मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ हर एक पेपर के 10-10 मॉक टेस्ट और यूनिट वाइज आपको डीपीपीज मिल जाती हैं। तो इसके अलावा अब आपको कुछ और नहीं रह जाता प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलती है। यदि आप हमारे बैच वाइज हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हमारा कंसेप्ट के ऊपर आधारित बैच है CIB फाउंडेशन 2.0, लीस्ट प्राइस में मिल रहा है। इसके साथ साथ आप दिवाली कूपन कोड यूज करेंगे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। MCQ बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। सो आप हमारे साथ जुड़िए, प्रिपरेशन करिए और अपने सक्सेस को और कंफर्म कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। इसमें थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग स्ट्रेटजी, अपनी अलग कैपेबिलिटीज, अपना अलग तरीका होता है। सो उसको और हमारी स्ट्रेटजीज को मिक्स करिए, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।